गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं हेमरॉयड्स को जड़ से कैसे ठीक किया जाए और क्यों ठीक नहीं होता, उसके रास्ते में अवरोध क्या है। आम धारणा है कि होम्योपैथी किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करती है, लेकिन बीमारी ठीक तभी होगी जब जड़ पता तो हो। फिजिशियन को जिससे आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उनको उस बीमारी की जड़ पता हो, तभी तो जड़ से इलाज हो पाएगा। भाई, बीमारी जड़ से ठीक होगी तभी जब आप उसकी जड़ का पता लगाएंगे या आपको उस जड़ का पता होगा। तो हेमरॉयड्स होता है, ठीक हो जाता है, कुछ दिनों बाद फिर वापस आ जाता है। तो पूरी बात समझते हैं कि जो हेमरॉयड्स है क्यों बार बार हो जाता है। उसके लिए हम लोगों की लाइफ स्टाइल तो जिम्मेदार है ही, उसके साथ साथ ट्रीटमेंट भी जिम्मेदार है। ट्रीटमेंट ठीक हो इसके लिए जरूरी है कि कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो किया जाए, जैसा बोरिकैन दवे ने दिया हेमरॉयड्स को ठीक करने का। बवासीर जड़ से कैसे ठीक हो, इसके लिए गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी बोरिकैन दवे की। उन्होंने कहा है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेमरॉयड्स अटेंशन मस्ट बी पेड टू डिस्टर्बेंस इन द फंक्शन ऑफ द लीवर, डाइजेस्टिव ऑर्गन एटसेट्रा, which are as a rule otherwise a radical cure of hemorrhoids cannot be ensured। हेमरॉयड्स का रेडिकल क्योर हो इसके लिए ज़रूरी है कि डाइजेस्टिव ऑर्गन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ये सब बातें लिखी हैं बोरिकैन दवे की बुक में पेज 240 पर, और किताब का नाम है 12 टिश्यू रेमेडी। तो हेमरॉयड्स को रेडिकल क्योर यानी परफेक्ट तरीके से इलाज के लिए ज़रूरी है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर भी ध्यान दिया जाए, अदरवाइज इलाज संभव नहीं होगा हेमरॉयड्स का। जो रेक्टम में जो वेन्स हैं उनकी स्वेलिंग है, सूजन है, यानी मोटे तरीके से इस तरह समझ लीजिए कि हेमरॉयड्स इज स्वेलिंग ऑफ रेक्टल वेन। जो रेक्टम में जो वेन होती है, जो एनस होता है, उसके ऊपर जो वेन होती हैं उसमें सूजन आ जाती है। आर्टरी और वेन्स मतलब नलिकाएं जो हैं उसमें सूजन आ जाती है। सूजन आती क्यों है उसको पहले हम लोग समझते हैं, और सूजन को समझने से पहले थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो देखिए, ये सिंपल सा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, समझने के लिए बनाया गया है। तो यहां से देखिए, ये माउथ है, इससे भोजन आता है स्टमक में आया, और स्टमक का जो कंटेंट है, स्टमक में जो डाइजेशन होगा उसमें पाचन एसिडिक मीडियम में होता है, हाईली एसिडिक मीडियम होता है। तो हाईली एसिडिक मीडियम में होगा। फिर एक फूड सप्लीमेंट जो डाइजेस्टेड कंप्लीट नहीं है, थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ है 50% के आसपास, तो डाइजेस्टेड मटेरियल जब आगे बढ़ता है तो यहाँ जो लीवर है ना, लीवर एक मटेरियल बनाता है बाइल। बाइल आके स्टोर रहता है इस गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर एक छोटी सी थैली है, उसी में बाइल स्टोर रहता है। तो जब ही फूड सप्लीमेंट इधर से इस तरफ इधर ऐसे आता है, ठीक उसी समय यहां से बाइल निकल करके इस फूड में मिल जाता है। यानी इधर डाइजेशन एसिडिक हुआ, और वही जब एसिडिक डाइजेशन वाला फूड सप्लीमेंट जब इधर आता है तो ज्यों-ज्यों ऐसे इधर आता रहता है उतनी मात्रा में बाइल इसमें मिलती रहती है। बाइल मिलने से फायदा क्या होगा कि इधर तो डाइजेशन एसिडिक है, आगे यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है। यानी यहां ज्यों ही फूड पहुंचेगा इस लाइन पर, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। यानी यूं समझ लीजिए कि एसिडिक फूड सप्लीमेंट जो स्टमक से आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइल का होना जरूरी है। तो बाइल निकल के इसमें आके मिलता रहता है, तो उसी फंक्शन को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन होगा, और इमल्सिफिकेशन से जो भी कंटेंट है, मटेरियल है, फूड है, भोजन है, सब न्यूट्रल हो जाता है। तो न्यूट्रल हो जाएगा, फिर आगे इधर जाएगा। तो आगे वाला जो है स्टमक के आगे वाला पोर्शन इंटेस्टाइन, यानी एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, दूसरा लार्ज इंटेस्टाइन है। तो अधिकतर पाचन स्टमक में होता है, फिर उसके आगे वाले पोर्शन में, ठीक स्मॉल इंटेस्टाइन में।
जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका अधिकतर काम अवशोषण होता है पानी का और कुछ फूड सप्लीमेंट का। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका कॉमन काम क्या है, मुख्य काम यह है कि फूड सप्लीमेंट जो डाइजेस्ट हो चुके हैं उनको एब्जॉर्ब कर ले। तो इस तरह से इधर का मीडियम एसिडिक है, इस बाइल की वजह से आगे का मीडियम कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल मीडियम में डाइजेशन होता है। अब अगर बाइल कम बनता है और अगर बाइल कम बना तो ये पूरा का पूरा न्यूट्रल नहीं हो पाएगा, तो दिक्कत क्रिएट हो सकती है, या फिर आपकी दिनचर्या असंयमित है, अनियमित है। तो उससे क्या होगा कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक बॉडी के अंदर चलती रहती है, उस बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम या फिर और तरीके के हार्मोन, विटामिन, मिनरल ये सब बनते रहते हैं। अब आप कभी 10 बजे खाते हैं, कभी 2 बजे खाते हैं, कभी 4 बजे खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, तो नुकसान क्या होता है कि जो एसिड मटेरियल निकलता है उसका अमाउंट कम और ज्यादा हो जाता है। यूं समझ लीजिए कि जैसे आपको 10 बजे खाना खाना है तो 10 बजे आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, थोड़ी सी भूख भी लग जाती है, तो आप खाना खाएं या ना खाएं थोड़ी मात्रा में एसिड बन जाता है। अब एसिड बन जाता है तो डकार आएगी, जलन होगा, ये सब सिम्टम्स आते रहते हैं। यानी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेमोरॉइड्स के होने में किसकी है कि जो इरेगुलरिटी है, इरेगुलरिटी सबसे बड़ा फैक्टर है। और उस इरेगुलरिटी की वजह से ये जो यहाँ पर इस तरह से है, लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर आगे आता है पोर्शन क्या है यहाँ पे, रेक्टम, ठीक है। ये जो रेक्टम वाला पोर्शन है यहाँ पे जो वेन्स होती है ना, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो ये जो वेन्स है उसमें स्वेलिंग और सूजन आ जाएगी, तो कुछ लोगों के केस में मस्सा बन जाता है, गांठ जैसी बन जाएगी। कुछ लोगों के केस में ब्लीडिंग होने लगती है, खून निकलने लगता है, और कुछ लोगों के केस में खून नहीं निकलता लेकिन जलन होती रहती है, इचिंग होती रहती है। तो इसकी कई वेराइटी हैं, इंटरनल हेमोरॉइड्स भी, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स भी, तो कई टाइप के हैं। तो बोरिकैन दवे का इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप हेमोरॉइड्स को ठीक कर रहे हैं तो हेमोरॉइड्स यानी जो रेक्टम है उसकी जो वेन है उनमें स्वेलिंग हो गई है, उसी क्या बोलते हैं, हेमोरॉइड्स बोलते हैं। तो हेमोरॉइड्स का रेडिकल क्योर हो, रेडिकल मतलब जड़ से इलाज हो, इसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे जो स्टमक है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियास है, स्प्लीन है, देखिए ये लीवर, गॉल ब्लैडर, उसके अलावा क्या है, स्प्लीन प्लस पैंक्रियास, इतने पूरे अंग जो हैं सब कंट्रीब्यूट करते हैं थोड़ी अधिक मात्रा में डाइजेशन को होने के लिए। तो हेमोरॉइड्स तब ठीक नहीं होगा जब आप इधर ध्यान नहीं देंगे। तो हेमोरॉइड्स को ठीक करने के लिए जरूरी है कि लीवर भी ठीक हो, स्प्लीन, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर सब संतुलित तरीके से काम करें, तब जाके इसका रेडिकल क्योर हो पाएगा। अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ ऑइंटमेंट लगाने से, कुछ लोग ऑइंटमेंट लगा देते हैं, कुछ लोग लैक्सेटिव ले लेते हैं, तो सिर्फ यहाँ का टेम्पोररी रिलीफ होगा। तो रेडिकल क्योर के लिए जरूरी है कि लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, स्प्लीन ये सब भी ठीक हों। तो अगर ये सब दिक्कतें हैं तो ये टेम्पोररी रिलीफ होगा आपको रेक्टम में जो हेमोरॉइड्स है, अदरवाइज कुछ समय बाद फिर वापस आ जाएगा। तो जब भी ट्रीटमेंट करें या फिर आपको अगर हेमोरॉइड्स है तो किसी से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो इन सब चीजों पर भी ध्यान दें। बहुत बेहतरीन दवा है हेमोरॉइड्स को ठीक करने के लिए, जो कि रेक्टल वेन की स्वेलिंग को कम करती है। अगर ये सब गड़बड़ है तो इन सबको भी ठीक करती है, और वो दवा है R17 17 नंबर, सॉरी R17 नहीं, BC17 बायो कॉम्बिनेशन 17 नंबर।
BC17 इसके अंदर इस लीवर को, स्प्लीन को, पैंक्रियास को, गॉल ब्लैडर को सबको ठीक करने की क्षमता है, यानी उसके अंदर कई मेडिसिन हैं। तो बायो कॉम्बिनेशन 17 नंबर की आप टेबलेट्स ले लीजिए, टेबलेट्स आता है। तो बायो कॉम्बिनेशन 17 नंबर की टेबलेट्स, 4 टेबलेट्स 3 बार लीजिए। बायो कॉम्बिनेशन 17 नंबर की 4 टेबलेट्स 3 बार लीजिए। तो इससे आपका लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, स्प्लीन, इवन ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबका फंक्शन संतुलित होगा। और इधर के अगर फंक्शन संतुलित हो जाएंगे ना, तो ये जो रेक्टम का जो वेन में सूजन है, जो स्वेलिंग है, यानी जिसको आप हेमोरॉइड्स बोल रहे हैं, वो ठीक होगा। तो रेडिकल क्योर होगा, मतलब जड़ से ठीक होगा। तो आप बायो कॉम्बिनेशन 17 नंबर ले लें। और उसके अलावा और कई ढेर सारी मेडिसिन हैं, वो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि खून आ रहा है कि नहीं आ रहा, गांठ बनी है कि नहीं बनी है। इसके साथ आप चिलिडोनियम भी ले सकते हैं, चिलिडोनियम क्यू, इसका 20 बूंद 3 टाइम लीजिए, आधा कप पानी में डाल के। तो इन दोनों दवाओं से आप सभी फंक्शन नॉर्मल हो जाएंगे। इस तरह से जो हेमोरॉइड्स है उसका रेडिकल मतलब जड़ से इलाज किया जा सकता है। तो इसी तरीके के और बेहतरीन वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे जो रेड कलर के बटन दिख रहे हैं उसको दबा के काला कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। फायदा क्या होगा, नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी अच्छी लगी, थैंक यू।